वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इकोनॉमी का हम लोग आरओ में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं आज इकोनॉमी के देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आरओ में इकोनॉमी से आते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा आपको। उसी तरह के प्रश्नों पे आपको टारगेट करना होगा। कई सारे प्रश्न रिपीट भी आपको हो सकते हैं। तो आइए बिना देरी के इसको देखते हैं। कह रहे इंडिया 6-point प्रपोजल फॉर द साउथ एशिया रीजन वॉज प्रेजेंटेड बाय विच पीएम। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये कौन से प्रधानमंत्री थे हमारे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, याद रखिएगा इसको। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहे हैं। अगला कह रहा है ये पंचवर्षीय योजना है और डेवलपमेंट मॉडल यूज़। तो देखिए पंचवर्षीय योजना है ना, 5 ईयर प्लान। एक सवाल इससे फिक्स रहता है, ये आपको करना ही करना है। एक सवाल आपको जो SDG गोल है ना उससे फिक्स रहता है, आपको करना ही करना है। एक सवाल कंट्री कैपिटल का रहता है, वो आपको करना ही करना है। ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें। एक है इंपॉर्टेंट डेज का, वो आता ही आता है। एक एक करके आप देखोगे आराम से 70-75 सवाल आपको हो जाएंगे ना, जितने बताया जाएगा इस चीज़ में। अगर आप उतना ईमानदारी से पढ़ते हैं आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए क्या है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 5 ईयर प्लान है। अब इसको मैच करिए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हैरोल्ड-डोमार मॉडल। कौन सा था? हैरोल्ड-डोमार मॉडल। सेकंड था महानुलोबिस प्लान। कौन सा था? महानुलोबिस प्लान। थर्ड था S चक्रवर्ती मॉडल और फोर्थ था आपका अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, तो इसका B सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ऑफ इंडिया इस। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल या ट्रेड। तो देखिए इकोनॉमी का इस टाइम जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर देखते हो ना कितना ज़्यादा बूम कर रहा है। जितनी ये ऑनलाइन इंडस्ट्रीज जब से आई हैं तो और ज़्यादा सर्विस सेक्टर बढ़ता जा रहा है। अ फार्मर हु हैज़ लैंड होल्डिंग रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 हेक्टेयर इज़ नोन एज। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके फिर से रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक इसी के बाद वो MSME, कितना कैटेगरी, कितने टर्नओवर की कैटेगरी में किसको डाला जाता है ना, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो पहले तो इसको देखो, मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं? मार्जिनल फार्मर होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। 1 हेक्टेयर से क्या होती है? कम भूमि होती है। ठीक, स्मॉल फार्मर होते हैं जिनकी 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होती है। तो 1 से 2 हेक्टेयर, इसका तो आंसर हो गया स्मॉल फार्मर। ठीक, तो मार्जिनल 1 से कम, स्मॉल 1 से 2 के बीच। भाई फिर मीडियम वाले आ गए, सेमी मीडियम आ गए, ऐसे करके। तो मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम वाले होते हैं 4 से 10। मीडियम वाले कितने होते हैं? 4 से 10। और लार्ज यानी बिग फार्मर की बात करें तो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जिनके पास होती है। 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होगी तो वो लार्ज हो गए ना। तो मार्जिनल 1 से कम, स्मॉल 1 से 2, मीडियम 4 से 10, सेमी मीडियम भी होते हैं 2 से 4 वाले, और बिग फार्मर 10 से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद भारत में जिन व्यवसाय का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक हो उन्हें क्या जाना जाता है? ये देखिए MSME की डेफिनेशन है ना, यानी स्मॉल इंटरप्राइजेज। अब ये डेफिनेशन बदल चुकी है, जो लेटेस्ट डाटा आया गवर्नमेंट ने इसकी डेफिनेशन ही बदल दी है बजट में। तो देखिए अब गवर्नमेंट ने 2025 के बजट में न्यू MSME क्राइटेरिया रख दिया है, तो इसके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हो गए हैं। तो इसको जरूर याद रख लेना क्योंकि अब ये बदल गया है। जैसे माइक्रो इंटरप्राइजेज है, पहले करंट जो थी 1 करोड़ रुपए थी इन्वेस्टमेंट लिमिट, और रिवाइज करके अब उसको कर दिया 2.5 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ से बढ़ा के 2.5 करोड़। पहले टर्नओवर था इस माइक्रो का 5, अब बढ़ा के कर दिया है 10। ठीक है, स्मॉल इंटरप्राइजेस का जो इन्वेस्टमेंट था पहले 10 था, है ना, अब कर दिया उसको 25, और टर्नओवर कर दिया है 50 करोड़, और जो बढ़ा के अब कर दिया है 100 करोड़। मीडियम इंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़, और इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा के अब कर दी 125। करंट टर्नओवर 250 था जिसको बढ़ा के 500 कर दिया। समझ गए? फिर से एक बार देख लो, आपको करंट टर्नओवर की लिमिट क्या है अगर पूछेगा। सबसे पहले स्मॉल में, तो स्मॉल में आप माइक्रो देख लो। सबसे पहले माइक्रो है 5, फिर 0 बढ़ा दो 50 हो गया स्मॉल में। मीडियम में 250 करोड़ ये इन्वेस्टमेंट है, और टर्नओवर 10, 100, 500। ठीक है, 5, 50, 250, 10, 100, 500। पहले क्या था? पहले का भी पूछ सकता है। 1 करोड़, 2.5 करोड़, 10 करोड़, 25, 50, 125, जिसको आप देख रहे हो आप कितना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ठीक है, तो इसमें अगर माइक्रो मतलब 1 से 5 पूछता तो माइक्रो बता देते। नया वाला प्लीज़ जरूर लर्न कर लेना, बहुत ज़रूरी है। एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? वेयर इज़ द इंडिया रेजिडेंट मिशन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? तो ये न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। दोस्तों देखिए आरओ का हमारा एकदम स्टार्टिंग से बैच चल रहा है, एकदम फ्रेश, जिसमें डाउट ग्रुप ये सब आपको दिया जाएगा। आप संपूर्ण तैयारी अभी भी कर सकते हैं। पूरा एग्ज़ाम यील्ड, जो हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल है वो दिया जाएगा। उतना अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, टेस्ट से प्रैक्टिस करते हैं, जो डाउट है वो पूछिए, आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसमें आपको बताना कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है।
कंपनी एक्ट 2013, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। तो देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम ये 1870 नहीं 1872 में आया था, ठीक है, ये गलत है। बाकी कंपनी अधिनियम 2013, साझेदारी अधिनियम 32, वस्तु विक्रय 1930। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, उन्हें कालानुक्रम में लगाएं। तो ये गवर्नर भी देखिए बहुत पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, इनको जरूर देख लेंगे। जैसे सी रंगराजन है, IG पटेल हैं, सुब्बा राव है और मनमोहन सिंह है। तो देखिए श्री रंगराजन जैसे आपको पता 1992 से 97 तक थे। श्री रंगराजन कब थे? 1992 से 97। जो IG पटेल हैं ये बहुत पहले थे, 1977 से 82 के आसपास, ठीक है, 77 से 82। और डी सुब्बा राव की बात करें अगर तो ये तो काफ़ी लेट हैं, ये 2008 से 13 में थे, 2008 से 13, ठीक है। डी सुब्बा राव कब थे? 8 से 13। मनमोहन सिंह की बात करें अगर तो ये भी काफ़ी पहले रह चुके हैं, 1982 से 85 तक रह चुके हैं ये, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है। आपको पता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप बताइए अगर बताओ पहला RBI गवर्नर, फर्स्ट RBI गवर्नर कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्रेजेंट कौन है ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये आपको बताना है प्लीज़, पहला और प्रेजेंट। अगले इंडियन इकोनॉमी कैसी है भाई? मिक्स्ड, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट या गार्डियन? तो ऑब्वियसली मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है हमारे पास ना। अगला निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, AGR? तो एडजस्टेड ग्रॉस इनकम इसमें क्या आएगा? सॉरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड और फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट, ये सब, ठीक है, तीनों ही सही हो जाएगा। ये न्यूज़ में टर्म रहता है तो आपको ऐसे टर्म भी देखने हैं जो न्यूज़ में रहते हो। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया? ट्रेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया के लिए क्या सही है? तो ये अब पुराना होगा सारा डाटा, है ना, तो ये करंट का आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टैटिक है, पूछ सकता है आपसे। गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर या दिल्ली? कहाँ पे है पता है आपको? लखनऊ में। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। अगला है मॉनेटरी पॉलिसी इज, मौद्रिक नीति क्या है? राजकोषीय नीति के विपरीत, राजकोषीय नीति का पूरक, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी या प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है सरकार लाती है मार्केट में मनी को कंट्रोल करने के लिए, है ना, तो किस लिए हो जाएगा? डायरेक्ट मेजर टू कंट्रोल इफेक्टिव डिमांड? नहीं, बिल्कुल सही होगा ये, नहीं, ठीक है। यानी जो डिमांड सप्लाई है इसको मैनेज करने के लिए ना, तो वो डायरेक्ट मेजर टू कंट्रोल इफेक्टिव डिमांड यानी प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु मौद्रिक नीति लाई जाती, ठीक है। ऑप्शन डी ही इसका बिल्कुल सही होगा। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी क्या है? इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल फॉर द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन यानी महंगाई किसके लिए बेनिफिशियल है? बहुत बढ़िया सवाल है ये, महंगाई, ठीक है, किस वर्ग हेतु लाभकारी है? क्रेडिटर यानी लेनदार, लेनदार मतलब जिसको लेना है, देनदार मतलब जो दे रहा है ना, और या इन्वेस्टर जो है या कंज्यूमर। तो देखिए इसका बहुत आसान उत्तर है। जो देखिए जैसे मान लीजिए आप हो और मैं हूँ, ठीक है, मैंने आपको 2025 में पैसा दिया कुछ और आप मुझे 2028 में लौटा रहे हैं, ठीक है, तो अब महंगाई तो बढ़ चुकी होगी ना। तो जब आपको मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए दिया था तब आपने 1 लाख रुपए में सोना खरीद लिया था, ठीक है। अब इसको 2028 में आपने वापस करा तो अब वो सोने की कीमत 1.5 लाख पहुंच गई, तो इसके लिए तो वो नुकसान हो गया ना। आपको उस सोने की कीमत आपकी बढ़ चुकी है, आप उससे कमा चुके हो, है ना। तो जो कर्जदार होता है, मतलब जो कर्जा लेता है ना, उसके लिए जो है इन्फ्लेशन फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, क्योंकि आगे महंगाई बढ़ेगी उसके लिए फ़ायदा है, ठीक है, और इसको देने वाले के लिए घाटा है। अगला प्रश्न कह रहा है लोन्स फ्रॉम द IMF कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज? जो नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इससे ऋण लेते हैं, ये कहाँ पे किस पर्पज से यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है? आर्थिक विकास हेतु, परियोजना के लिए, भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोष को बढ़ाने हेतु, या औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निर्माण? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है फॉर कैपिटल फॉर्मेशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। IMF से लोन लेने का यही मतलब ही है, कैपिटल फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो, ठीक है। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ ले तो वाशिंगटन DC में है, USA में, ठीक है, वाशिंगटन DC USA। याद रखना ये प्रश्न स्टैटिक का है, फिर से पूछा जा सकता है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्रीन बॉन्ड? ग्रीन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इज ओनली इन क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। ग्रीन बॉन्ड वर फर्स्ट इशू बाय यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड इन 2007. ग्रीन बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल मार्केट इनोवेशन। और ग्रीन बॉन्ड्स आर शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी इन्वेस्टमेंट विद फिक्स्ड इंटरेस्ट रिटर्न। तो ये गलत हो जाएगा, ये ना। हरित बॉन्ड जो स्थिर
ब्याज प्रतिफल की अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, ये नहीं। बाकी ये जो है इन्वेस्टमेंट जो है हरित बॉन्ड निवेश कुल जलवायु मित्र परियोजना में ही होती और 2007 से ये चालू हुआ है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द RBI और अ डिपॉजिट ऑफ 5 लाख इज इंश्योर्ड बाय दिस कॉर्पोरेशन, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है और 5 लाख रुपए जमा करके इसके द्वारा बीमित है, मतलब 5 लाख रुपए तक बीमा होता है इसमें। तो दोनों ही सही हैं इसके, ठीक है। ये भी करंट ओरिएंटेड है, करंट में ही न्यूज़ में रहता है, तो ये पूछा गया है। अगला, ये बैंक्स और उनसे रिलेटेड चीज़ें कि कौन सा बैंक कैसा है। जैसे आपने कुछ ना पता हो, सिटी बैंक आपको पता होगा, ये एक फॉरेन बैंक है। हर्षद मेहता स्कैम 1991 मूवी देखी होगी आपने, तो पता होगा आपको। सिटी बैंक इट इज़ अ वो फॉरेन बैंक है ना, तो मूवी से भी सवाल मिल जाता है कभी कभी। तो ये तो सिटी बैंक हो गया फॉरेन बैंक। ICICI बैंक सबको पता है प्राइवेट बैंक है। इंडियन बैंक पब्लिक बैंक है। सरस्वत बैंक ये हो गया कोऑपरेटिव बैंक। तो आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको कंसीडर करना है, कंसीडर द फॉलोइंग मेजर विच RBI यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। महंगाई को या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, माफ़ कीजिएगा, RBI क्या इस्तेमाल करती है? बैंक रेट को बढ़ाती है, कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करती है, SLR को बढ़ा देती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेती है। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल भी है। देखिए, अगर RBI को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, क्या करना है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो बैंक रेट को बढ़ा देगी, बिल्कुल सही। क्यों? अगर बैंक रेट बढ़ जाएंगे तो लोन महंगे हो जाएंगे। अब लोन महंगे होंगे तो कुछ लोग छोड़ेंगे, कहेंगे यार छोड़ो, कार महंगी पड़ रही, नहीं लेंगे, तो महंगाई थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देंगे, यानी बैंक जो है अपने पास अब ज़्यादा कैश रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तो अब वो लोन कम दे पाएंगे भाई, है ना। कैश रिजर्व उनके पास ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी बैंक के पास 10 करोड़ है, अब गवर्नमेंट ने कह दिया, RBI ने, कि 22 करोड़ कैश रखो अपने पास रिजर्व में, जो कि अब महंगाई बढ़ गई तो कह दिया अब 30 करोड़ रखो, तो अब वो 8 करोड़ और उनको रखना पड़ेगा, नहीं तो वही पैसा वो लोन में दे देंगे ना। तो ये भी ठीक है। SLR को भी बढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज नहीं करा जाता, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करा जाता है? मार्केट में दिया जाता है ना। परचेज करेंगे तो महंगाई को क्या करना है? और हमको भाई सरकार RBI अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है तो यानी पैसा दे रही है, पैसा मार्केट में और आएगा तो महंगाई और बढ़ेगी। तो ये गलत है, ठीक है। 1 2 3 सही हो जाएगा। स्टेट मतलब वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल था। इसमें है, व्हेन अ कंट्रीज पेमेंट एक्सीड रिसीट्स ऑफ गुड्स सर्विस ट्रांसफर नेट इनकम इन इट्स स्टेट, इट इज़ कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। रीजन, करंट अकाउंट डेफिसिट अकर व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स सर्विस एंड कैपिटल, यानी जब देश के भुगतान उसके व्यापार में उस वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता हो, एक्सपोर्ट करता हो। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट होना चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं ना। यहाँ से पहला स्टेटमेंट सही है और रीज़न गलत है। अगला, द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट MSP एंड द मार्केट प्राइस अंडर WTO व्हेन पेड डायरेक्टली टू द फार्मर्स इज कॉल्ड। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ब्लू बॉक्स सब्सिडी या ब्लू बॉक्स असिस्टेंट बोलते हैं। याद रखना, ये थोड़ा स्टैटिक वाला प्रश्न है ना। MSP, मार्केट प्राइस, अंडर WTO, तो ये क्या है? ब्लू बॉक्स असिस्टेंट होता है ये। उसके बाद आता है द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड। एक, बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, दूसरा बाय चेंजिंग द मिक्स सेल्स, तीसरा बाय मिनिमाइजिंग वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा? सारे ही सही हैं इसके, है ना। बिक्री की कीमत में वृद्धि करके बिक्री मिश्रण को बदलना और परिवर्तन लागत को कम करना, ठीक है। इसके द्वारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को सही किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है थोड़ा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जा सकता है ना। लेस नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया भाई। गरीबी का सामाजिक सूचक परिवहनों के साधनों की कम संख्या, ये थोड़ी होगा। निरक्षरता, जो निरक्षरता है, लिटरेसी है, वो हो जाएगा। स्वास्थ्य हो गई और रोजगार में कमी हो गया, ठीक है। अगला है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ये सब किस में आता है?
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या रूरल एक्टिविटीज़। तो टर्शरी सेक्टर है भाई, एक तरह से सर्विस सेक्टर टर्शरी सेक्टर हो गया ना, ट्रांसपोर्ट वगैरह तृतीय गतिविधियाँ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इम्पोर्ट टैक्स क्या होता है भाई। इम्पोर्ट टैक्स व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, व्यापार की मात्रा को घटाता है। तो बहुत ही आसान है, देखिए जितना ज़्यादा आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे ये डिक्रीज़ करेगा वॉल्यूम ऑफ टैक्स। भाई आप कोई भी चीज़ को मंगाना है, इतना ज़्यादा टैक्स लग जाएगा, तो अगर टैक्स बढ़ाते चले जाएंगे आप कहोगे छोड़ो यार, इससे अच्छा यहीं से खरीद लो, है ना। तो ये मात्रा को इसलिए बोलते हैं इम्पोर्ट टैक्स कम होना चाहिए। जितना इम्पोर्ट टैक्स कम होगा ना, उतना क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। फिर अगला है, द इंडियन रुपी वॉज मेड फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट, यानी भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। कब? तो भारतीय रुपये को जो है पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 1994 में। ये भी स्टैटिक है, इसको देख लेना है एक बार। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी। जीएसटी क्या है भाई, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस, नन ऑफ द अबव। तो जीएसटी क्या है भाई, एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आपके लिए एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी ये पूछ सकता है, जीएसटी डे हम लोग कब मनाते हैं। पहला सवाल, जीएसटी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लागू किया गया था। दूसरा सवाल, इन दो का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगला है, हु इज़ द फाइनेंशियल एजेंट एंड एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट इन करेंसी एंड फाइनेंशियल मैटर। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है। नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई या नन ऑफ द अबव। तो इसमें होगा आरबीआई। कौन हो जाएगा, आरबीआई होगा, सिंपल। अगला है, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू। भाई नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालना है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, सिंपल से मिलते हैं भाई। नेट एक्सपोर्ट निकालना है, एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट हटा दो, कितना हमने करा, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, बहुत आसान है। इसके बाद कह रहा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर, उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है। द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, है ना, स्लाइड चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, टोटल चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड या नन ऑफ द अबव। तो ये नापता है यही, द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, यानी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को याद रखना, डेफिनेशन है ये। प्रोड्यूसर प्राइस इज द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स फ्रॉम इंडिया। नाफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इफ्को या एमएमटीसी। तो देखो इसका हो जाएगा मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, है ना, एमएमटीसी ये नहीं इन्वॉल्व होता है, तो मेटल और मिनरल वगैरह के लिए हो गया मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, तो इसका ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेक्युलर, नहीं क्या है, स्पेक्यूलेटर इन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं होता है। ब्रोकर, बुल, बियर या स्टैग। तो भाई ब्रोकर तो लगाता है ना, स्पेक्यूलेटर। स्टॉक एक्सचेंज में कौन सट्टेबाज नहीं है, स्पेक्यूलेटर इन स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर हो गया, ठीक है। क्योंकि भाई तिजड़िया मंदड़िया स्टैग तो वो होते हैं, जैसे ही शेयर लॉन्च होता है नया आईपीओ तो वो उसको खरीदते हैं। दलाल का काम है भाई इधर उधर मैनेज करना बस, है ना। द आइडिया ऑफ फोक अर्बन कंटिन्यूम वॉज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ। लोक नगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए थे। तो स्टैटिक सवाल है मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन 5-year प्लान रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज द एसेंस ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट। यानी निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8th 5-year प्लान। कौन सा, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेगा तो 8th 5-year प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज अ मेंबर। जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड ऑन द आइटम्स exempted फ्रॉम द टैक्स रेट एंड विल ऑल्सो determine the new tax policy. State government will have the option of levying VAT if they so desire. तो देखिए जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है भाई, संघ वित्त मंत्री करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड द आइटम exempted फ्रॉम द टैक्स, कौन आइटम जीएसटी में आएगा कौन नहीं, ये हमारी निर्मला सीतारमण जो डिसाइड करती है कि पॉपकॉर्न को रखना है कि नहीं रखना है, तो ये सही हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट विल हैव द ऑप्शन ऑफ लिवाइंग वैट इफ दे डिजायर, तो अब ये गलत हो गया है, यानी पहला दूसरा सही है सर। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सवाल। तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है 2001 में नहीं, ये आई थी 1998 में। और स्कीम प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू फार्मर्स फॉर देयर फार्मिंग नीड्स, ये सही है, दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाबार्ड। नाबार्ड वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1982 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी ओनली फॉर एग्रीकल्चर।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाबार्ड तो 1982 में बना था, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसका हेडक्वार्टर भी याद रख लो मुंबई में है भाई नाबार्ड का। पर ये सिर्फ एग्रीकल्चर को देता नहीं, क्योंकि नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट भी ये सहयोग करता है, यानी सिर्फ पहला सही हो जाएगा इसमें। अगला माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, ये कब आया था भाई? MSME एक्ट। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में। द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो अभी मैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ये आपको बता चुका हूँ ना, तो अब उसकी नई डेफिनेशन देख लेना है ना, जो नई वाली बताई है मैंने। अगला कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स आर एस्टैब्लिश, तो उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित कहाँ किए जाते हैं? वो किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा, उसके ना, बाय द मेंबर्स। फिर इसको मैच करना है। कैपिटल गेन टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स। तो देखो कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो ये कोई भी आप एसेट को बेचते हो, ज़मीन अमीन बेचते हो या गोल्ड वोल्ड बेच देते हो बहुत सारा, तो आपको उस सेल ऑफ एसेट पे कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो है ये फैक्ट्री वगैरह मैन्युफैक्चर करोगे तो लगेगी। कस्टम ड्यूटी कोई चीज़ इंपोर्ट करोगे तो लगेगी। कॉर्पोरेट टैक्स इनकम पे लगता है, सिंपल है। अगला है द सेबी एक्ट वॉज पास इन विच ईयर, ये सब स्टैटिक प्रश्न जरूर याद रखना है, डायरेक्ट सवाल फिर से कॉपी पेस्ट हो सकता है। तो देखिए सेबी, जब वही हर्षद मेहता स्कैम हो गया उसके में बनाई गई थी 1992 में सेबी, ठीक है, मतलब बनाई गई, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई थी उसको। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर्स, तो अभी मैंने बताया ना 1998 में लाया गया था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को। विद रेफरेंस टू ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट रिप्रेजेंट डिमांड एंड सप्लाई बोथ, इट डील विथ ओनली डिमांड साइड। व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है और ये केवल मांग पक्ष से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सही है भाई। ट्रेड का मतलब ही क्या हो गया? डिमांड और सप्लाई को मैनेज करना, सिर्फ डिमांड को थोड़ी, यानी पहला सही हो जाएगा भाई। ट्रेड का मतलब ही क्या? डिमांड और सप्लाई, इन दोनों का समन्वय बना के रखना। अगला है येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, पैडी प्रोडक्शन, फिश या ऑयल शीट। तो ये था ऑयल शीट प्रोडक्शन के लिए येलो रेवोल्यूशन। विद रेफरेंस टू ईज इंडेक्स कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज़ वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। और दूसरा, इट मेजर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर MSME इन इंडिया, ये भारत में MSME हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। द एपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज, एग्रीकल्चर सेक्टर में एपेक्स बैंक कौन है भाई? तो नाबार्ड हो जाएगा ना, नाबार्ड हो गया। इंडियन पेटेंट लॉ केम इन टू फोर्स इन द ईयर, इंडियन पेटेंट लॉ कब आया? तो यह आया 1972 में। इंडियन पेटेंट लॉ कब आया था? 1972 में। चलिए अगला देख लेते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेस पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन इंडिया, ये भारत में कब आई थी सेस पॉलिसी? अप्रैल 2000 में। अब कब आई थी सेस पॉलिसी? अप्रैल 2000 में, ठीक है। अगला सवाल है WTO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है WTO का? तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, WTO, वर्ल्ड बैंक, UN, यूनेस्को, यूनिसेफ, ब्रिक्स, SCO, इन सब के IMF हेडक्वार्टर जरूर कर लेना। एक सवाल आपको मिल जाएगा ना, एक मैं आपको वीडियो लाऊंगा ना जिसमें हर टॉपिक में बताऊंगा, एक एक सवाल आता ही आता है। ऐसे कम से कम 50 टॉपिक होंगे, अगर आप उनको अच्छे से कर ले जाएंगे तो 50 सवाल आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो बाकी आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए, नंबरों से आपको पूरा गाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।